हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने वीडियो में साइंस के उन्हीं क्वेश्चन को रख रहा हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिल्कुल देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अवक्रिया क्या कहलाती है? उष्मीय अपघटन, उष्मीय वियोजन, योगात्मक अवक्रिया, प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना। देखिए, जो एथिलीन है, अगर हम एथिलीन को C2H4 और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अवक्रिया कराएंगे कितने पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएंगे, तो क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। तो देखिए, ये योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। लेड नाइट्रेट का निम्नलिखित में से सूत्र होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है क्या कहलाती है? संक्षारण, ऑक्सीकरण, अपचयन, ननापदीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, संक्षारण। देखिए, संक्षारण क्या है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण के साथ प्रक्रिया करके अपनी सतह पर परतें बनाती हैं, जिससे वे अपनी चमक और मजबूती को क्या कर देती हैं, खो देती हैं। और संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति यानी नमी की उपस्थिति में बहुत तेजी से होता है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है? बल्ब का जलना, बीज का उगना, जल में नमक का घुलना, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, बी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, बीज का उगना। ओके, देखिए, बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, जल में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। बट बीज का उगना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें एक नया पदार्थ बनता है। ओके, वह अपनी पुनः उस अवस्था में नहीं आ पाता। जैसे बर्फ है, वो जल में बदल गया, फिर जल को बर्फ में बदला जा सकता है। बट जैसे दूध है, दूध का अगर दूध जम गया तो वो दही बना, बट दही को फिर पुनः दूध की अवस्था में नहीं ला सकते, जो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट। Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe, यह अपक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखिए, उसमें उसी यौगिक को विस्थापित करता है जो अधिक अभिक्रियाशील होता है। जैसे इसमें, इस समीकरण में जो Al है, Fe से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह आयरन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रबल क्षार है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, KOH। देखिए, जो प्रबल क्षार होते हैं वो पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रबल क्षार है वो है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? नींबू, इमली, बिच्छू का डंक, टमाटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, टमाटर। ओके, इसको भी देख लेते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और जो बिच्छू और जो चींटी के डंक होते हैं उसमें मेथनोइक अम्ल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाइट्रोजन और हीलियम गैस। देखिए, या तो नाइट्रोजन भरेंगे या तो क्या भरेंगे, हीलियम गैस भरेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। देखिए, जो चिप्स के पैकेट में गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि वह हवा में ऑक्सीकृत ना हो और वो खराब होने से बच जाए। ओके, नेक्स्ट। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? यकृत, वृक्क, अमाशय, ननाभ, दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, वृक्क अर्थात गुर्दे से। अब यहाँ भी देख लेते हैं। रेनिन एक एंजाइम है जो रक्तचाप और रक्त में सोडियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? श्वेत ग्रंथियां, त्वचीय ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ननाभ दीज।
तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला श्वेत ग्रंथियाँ। देखिए अग्नाशय जो है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम करती है। ओके नेक्स्ट, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला टाइलिन। देखिए टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। ओके देखिए पेप्सिन जो है, ये जो पेप्सिन और जो ट्रिप्सिन है, पेप्सिन यह पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है और जो ट्रिप्सिन होता है यह अग्नाशय द्वारा निकलता है यानी स्रावित होता है और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ओके नेक्स्ट, पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो निम्नलिखित में से वह कौन सा है? देखिए शर्करा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, रेजिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला रेजिन हो जाएगा। देखिए आपने देखा होगा पौधों के जो उनके तने होते हैं, तने में हल्का सा कट कर देते हैं तो उसमें गोंद या फिर चिपचिपा एक पदार्थ निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? रेजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिन। और हम लोग गांव में उसे लाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाटा। ठीक है ना, उसी को ही रेजिन बोला जाता है। वह पेड़ पौधों का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है ना। देखिए पौधे चोट लगने पर सुरक्षा के लिए रेजिन का क्या करते हैं? स्राव करते हैं, यानी रेजिन को स्रावित करते हैं। रेजिन पौधों को कीड़ों तथा रोग जनकों से क्या करता है? बचाता है। ओके नेक्स्ट, वह कौन सी उत्कृष्ट गैस है जिनकी परमाणु की अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा न होते हुए भी उनकी संयोजकता कितनी है? 0 है। तो ये सवाल मैंने आपको वर्क दिया हुआ था, मैक्सिमम लड़कों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम गैस। देखिए अष्टक नियम के अनुसार तत्वों के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वे स्थिर हो जाते हैं, लेकिन हीलियम के लिए यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि उसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके नेक्स्ट, लसिका जिसे हम ऊतक द्रव या अंतराली द्रव कहते हैं में नहीं पाए जाते हैं उत्सर्जी पदार्थ श्वेत रुधिराणु, लिम्फोसाइट्स लाल रुधिर कणिकाएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है। ओके देखिए जब रुधिर कोशिकाओं में से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग यानी जो रुधिर रस होता है कुछ भौतिक, रासायनिक, शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण कोशिका की पतली दीवारों से छनकर बाहर आ जाता है। बाहर निकला हुआ यही रुधिर लसिका कहलाता है। ठीक है ना। देखिए जो लसिका होता है वह सामान्यतः रुधिर ही होता है, बस अंतर केवल इतना होता है उसमें आरबीसी का अभाव होता है, उसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है। ओके नेक्स्ट, मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है अणुओं के रूप में, गैसीय रूप में, यौगिकों के रूप में, आयन के रूप में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला आयन के रूप में। ओके नेक्स्ट, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है 0, अधिक, कम, दोगुनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला कम हो जाती है। देखिए ऐसा क्यों होता है? उस समय जैसे ही शाम होता है उस समय टेम्परेचर डाउन हो जाता है और टेम्परेचर डाउन होने से प्रकाश भी कम हो जाता है, जिसके कारण जो स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से बंद हो जाता है। जैसे देखिए दिन के समय सूर्य के प्रकाश और तापमान के कारण स्टोमेटा खुले रहते हैं, इस वजह से वाष्पोत्सर्जन की दर तेजी से होती है दिन के समय में। ओके नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा कहाँ पे? पी व एफ के बीच में, दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु एफ पर, सी और एफ के बीच में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला पी व एफ के बीच में। देखिए जैसे चित्र में देखिएगा यहाँ पे एफ है और ये पी है, इनके दोनों के बीच में एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु रखी गई, देखिए इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनने के साथ साथ वह सीधा भी बन रहा है। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जो अवतल दर्पण होता है इसकी यही एक ऐसी स्थिति है, कौन सी स्थिति? एफ और पी के बीच में जो वस्तु रखी जाती है, इसी स्थिति में यह सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना। लेकिन अन्य जो 5 प्रकार का ये प्रतिबिंब बनाता है उसमें सदैव यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और सदैव क्या करता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ओके तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला पी और एफ के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बहुत बड़ा बनता है। ओके देखिए ये गलत टाइपिंग हो गया है। ओके नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 0, अनंत, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला अनंत। ओके देखिए समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब है कि जो समतल दर्पण होते हैं उनसे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के आकार के ही क्या होता है? बराबर होता है। ओके नेक्स्ट,
कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, वह दर्पण है समतल या उत्तल, अवतल, उत्तल, समतल। तो देखिए 19वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके बारे में जितनी भी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से सदैव चीजें याद हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, अनंत पर। ओके, देखिए जब वस्तु को हम फोकस पे रख रहे हैं तो रखते हैं, तो फोकस से रखने के बाद जो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी वह देखिए ये किरण आगे बहुत दूर जाके मिलेंगी, और बहुत दूर जाके मिलेंगी तो वस्तु क्या हो जाएगा, सॉरी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। साथ साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।